नमस्कार मेरे भाइयों। अगर भारत, पाकिस्तान और चाइना की बात करें तो तीनों ने अपनी डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे प्लान करना चालू की। अब इसका ट्रेस बैक जाता है भारत पाकिस्तान की आजादी को और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के फॉर्मेशन को। अगर भारत पाकिस्तान की आजादी की बात करें तो 1947 में मिली और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म हुआ 1949 में। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि तीनों देशों ने 5 ईयरली प्लान मॉडल को अडॉप्ट किया। अब ये 5 ईयरली प्लान आया कहां से? तो ये 5 ईयरली प्लान वही तुमने सुन रखा होगा केनेशियन थ्योरी करके या केनेशियन थ्योरी करके, जो कि हेरोड डॉमर मॉडल का एक तरह से सब्स्टिट्यूट या सिनोनिम है। हेरोड डॉमर मॉडल क्या कहता है? बिल्कुल केनेशियन थ्योरी पे बेस्ड है और बोलता है कि किसी भी इकोनॉमी में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है तो सबसे पहले आपको सेविंग्स करनी पड़ेंगी, जिससे आएंगे इन्वेस्टमेंट्स, जिससे किसी भी इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन होगा जो कि अल्टीमेट इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आएगा। तीनों देशों को यह चीज समझ में आ चुकी थी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स इंपॉर्टेंट है और इसीलिए 5 ईयरली प्लान तीनों देशों ने अडॉप्ट किया। सबसे पहले भारत की बारी आई और भारत ने अपना फर्स्ट 5 ईयरली प्लान 1951 में अनाउंस कर दिया। उसके बाद बारी आई चाइना की, जिसने अपना फर्स्ट 5 ईयरली प्लान 1953 में अनाउंस किया एंड आखिर में पाकिस्तान ने शुरू किया 1956 में अपना फर्स्ट 5 ईयरली प्लान। नाउ ये इंफॉर्मेशन यहीं तक लिमिटेड रह जाती, लेकिन 2013 से लेकर 2020 के बीच में वो घटनाएं घटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपको याद रखने के लिए। स्पेसिफिकली मैं आपसे बोलूंगा कि ध्यान रखिएगा 2017 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान का 11th 5 ईयरली प्लान चल रहा था। वहीं अगर मैं चाइना की बात करूं तो 2016 से लेकर 2020 तक चाइना का 13th 5 ईयरली प्लान चल रहा था। अब मैंने क्यों बोला था कि साल 2017 को आप याद रखिएगा? क्योंकि 2017 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सिंपल सा डिसीजन लिया, जो प्लानिंग कमीशन जो कि रिस्पॉन्सिबल था 5 ईयरली प्लान बनाने के लिए, उसको चेंज करके नाम कर दिया नीति आयोग। और नीति आयोग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि 5 ईयरली प्लान्स आज के बाद नहीं चलेंगे, आज के बाद नहीं वर्क करेंगे भारत की इकोनॉमी के अंदर, और उसको रिप्लेस कर दिया 3 इयर्स स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर। नाउ ये जो 3 इयर्स स्ट्रेटेजिक प्लान था, जिसको हम 3 इयर्स एक्शन प्लान के नाम से भी जानते हैं, ये एक बहुत बड़े विजन डॉक्यूमेंट का पार्ट था जो कि 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट था, जो कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था। नाउ इसको चेक करने के लिए 7 इयर्स स्ट्रेटेजिक पेपर बनाए गए और शॉर्ट टर्म विजन के लिए 3 इयर्स एक्शन प्लान बनाया गया। नाउ ये फैक्ट तुम्हें 2017 के लिए मालूम होना चाहिए कि व्हाई इंडिया क्लोज्ड द 5 ईयरली प्लान स्ट्रेटजीज एंड स्टार्टेड विद 3 ईयर एक्शन प्लान। क्योंकि हमारे भारत के अंदर अब यह देखा जाने लगा था कि हम अपने भारत को आखिर आज से 15 साल बाद कहां देखना चाहते हैं एज अ सोसाइटी, एज एन इकोनॉमी। अब अगर आज की बात की जाए तो पाकिस्तान अपने 12th 5 ईयरली प्लान को फॉलो कर रहा है, जो कि 2018 से लेकर 2023 तक चलेगा। उसके बाद अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना ने अपने 14th 5 ईयरली प्लान के अंदर काफी बड़े स्ट्रेटेजिक रणनीतिक बदलाव किए हैं। यानी 2021 से लेकर 2025 तक जो उनका 14th 5 ईयरली प्लान चल रहा है, उसमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर चाइना ने काफी बड़े रणनीतिक बदलाव जरूर किए हैं। नाउ क्योंकि तुमसे टर्म 2 में इस चैप्टर से केस स्टडी बन सकती है, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया चाइना रिलेशंस और कैसे चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ा इंडिया के साथ होने वाले वॉर से। अब हमें क्या लगता है कि 2017 में डोकलाम अटैक जो हुआ या डोकलाम स्टैंड ऑफ जो हुआ और 2020 में गलवान वैली अटैक जो हुआ, सिर्फ यही 2 मेजर पार्ट्स हैं जो भारत और चाइना के बीच में हिमालयन बॉर्डर्स को लेकर डिस्प्यूट है। बट ऐसा नहीं है। ये अगर आप हिस्टोरिकली ट्रेस बैक करना चालू करो तो 1962 तक जाता है, जिसके पहले आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर चाइना के पढ़े हो तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बारे में पढ़ा होगा, जो कि 1958 का है, और 1965 में ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। नाउ इसके बीच में 1962 आता है, जब एक बहुत बड़ा वॉर भारत और चाइना के बीच में हुआ था, जिसको नाम दिया गया था सिनो इंडियन वॉर। आखिर इस वॉर का कारण क्या था जो 1962 में हुआ? तो इसको ट्रेस बैक कर सकते हैं हम 1959 में, जब तिब्बतियन अपराइजिंग हुआ था। चाइना तिब्बत को अपने अंडर ले चुका था, लेकिन वहां की जनरल पब्लिक ये मानने को तैयार नहीं थी कि हम चाइना का पार्ट हैं, और तब तिब्बतियन अपराइजिंग हुआ था एंड ऐसी अफवाह फैला दी गई थी कि दलाई लामा को कैप्चर कर लिया जाएगा, जो कि 14th दलाई लामा थे। और 1959 में ही भारत सरकार ने दलाई लामा को असाइलम दिया था और 1960 में भारत ने अपनी डिफेंसिव फॉरवर्ड पॉलिसी लॉन्च कर दी थी, जिसमें साफ बोल दिया था भारत ने एग्रेशन के साथ कि हम चाइना के आगे नहीं झुकेंगे और कोई भी चाइना की आर्मी अगर पेट्रोल करते हुए या लॉजिस्टिक ले जाते हुए दिखी वो डिस्प्यूटेड हिमालयन बॉर्डर के आसपास भी, तो हमारी तरफ से सीवियर अटैक किया जाएगा। नाउ टर्म 2 के हिसाब से जो केस स्टडी तुमसे पूछी जा सकती है, दिस इंफॉर्मेशन इज मोर देन एनफ फॉर यू। लेकिन तुम्हें अगर और जानना है अबाउट इंडिया वर्सेस चाइना जो वॉर हुआ 1962 में और आखिर उसका आउटकम क्या निकला, आखिर ये तिब्बतियन अपराइजिंग क्या थी
और ये हिमालयन बॉर्डर डिस्प्यूट जो आज तक 2020 तक चलता हुआ आया है, आखिर ये सब क्या है? अगर तुम चाहते हो इसके बारे में डिटेल में जानना तो देयर इज अ सीरीज ऑफ ऑडियो बुक बाय द नेम इंडिया वर्सेस चाइना 1962। मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। ये सीरीज ऑफ ऑडियो बुक कुकू एफएम पे अवेलेबल है, यू कैन चेक इट आउट। नाउ बिकॉज दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कुकू एफएम, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक तुम्हें कुकू एफएम पे अवेलेबल मिल जाएंगे, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, इंडिया आफ्टर गांधी, व्हाई आई किल्ड गांधी, इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया जो मेरा फेवरेट है। अगर तुम चाहते हो इसके बारे में डिटेल में जानना तो तुम कुकू एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन जो कि जनरली 399 रुपीज का पड़ता है, CB50 कोड के साथ तुम उसे मात्र 199 रुपीज में ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तुम जाओ, चेकआउट करो और ये जो तुम्हारी समर वेकेशंस हैं अच्छी ऑडियो बुक सुनते हुए बिताओ, बिकॉज मे भी हो सकता है तुम्हारा जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड तुम्हें काफी अच्छे ऑडियो बुक्स तुम्हें कुकू एफएम पे अवेलेबल मिल जाए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड अबाउट व्हाई चाइना इज नॉट ग्रोइंग इकोनॉमिकली, जो कि हम बात करते थे स्टार्टिंग के फेज ऑफ प्लानिंग की। नाउ टर्म 2 की केस स्टडी बेसिस के लिए चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक हो जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक रेवोल्यूशन दैट चाइना हैज सीन। तुमने ग्रेट लीप फॉरवर्ड सुना होगा 1958, ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन सुना होगा 1965 एंड बाकी फर्दर जो रिवोल्यूशन उसके आगे आए 1978 के आसपास, फेज 1 और फेज 2 में, वो फर्दर चीज है। लेकिन मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूं, एक समराइजेशन। चाइना ने सबसे पहले डेवलप किया एग्रीकल्चर को, क्योंकि चाइना जानता था कि अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा उससे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज को चाहिए रॉ मटेरियल और वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से आ सकता है। चाइना का दूसरा मोटिव था कि क्यों हम बाहर से प्रोफेशनल्स हायर करके हम चाइना के अंदर लेके आए, अपनी इकोनॉमी के अंदर लेके आए और उनसे काम कराएं और उनको पैसा दें जो कि हमारी इकोनॉमी से बाहर जा रहा है। इट्स बेटर हम बाहर से प्रोफेशनल्स हायर करें और चाइना के लोगों को ट्रेन करें और यहां पे उनकी अर्निंग को बढ़ाएं, बढ़ोतरी करें। और इसीलिए ये 2 फेज में पूरा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आप देख सकते हो। पहला फेज जहां एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंदर, जहां पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत बोला गया कि हर हाउस होल्ड को यह अधिकार है कि वो अपने बैकयार्ड को ओन करके वहां से इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, कुछ और लोगों को साथ में जोड़ सकते हैं जिनको नाम दिया गया कम्यून्स। हालांकि 1958 में 26,000 कम्यून्स भी बनके तैयार हुए, लेकिन क्योंकि ये पूरा टिपिकली एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जहां एग्रीकल्चर को रॉ मटेरियल देकर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाएगा, ये बहुत बड़ा फेलियर रहा, क्योंकि उसी समय पे चाइना ने सबसे बड़ी इतिहास की ड्रॉट देखी, सूखा देखा। फिर चाइना ने सोचा कि एक काम करते हैं, चेंज करते हैं। 1962 में वॉर लड़ लिया, एक काम करते हैं अब चेंजेस पे आ जाते हैं, और 1965 में ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन चाइना ने लॉन्च कर दिया। अगेन माओ का यहां पे कंट्रीब्यूशन था। माओ ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम रशिया से प्रोफेशनल्स हायर करेंगे और जो भी गांव से कस्बों से लोग हैं उनको ले जाके इनसे ट्रेन करवाएंगे। और ये था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन, जहां पे हम अपने कल्चर के अंदर ही ये इनबिल्ट डीएनए कर देंगे कि हर एक इंसान को इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करने का जिम्मा उठाना पड़ेगा। लेकिन फिर अगेन चाइना के हो गए रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये जो ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन था ये होल्ड पे चला गया। एंड इसके बाद जो फर्दर रिवोल्यूशंस आए वो काफी लेट आए, जो कि था सन 1978। नाउ जो 1978 में चाइना ने पॉलिसी अपनाई बड़ी सिंपल थी। उन्होंने बोला एग्रीकल्चर को हम अभी भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो कम्यून सिस्टम बनाया था उनको उन्होंने एक तरह से खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कि इंस्टेड ऑफ कम्यून सिस्टम अब हम काम करेंगे इंडिविजुअल बेसिस पे। जो भी है आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए, अपने बैकयार्ड में करिए, लेकिन कम्यून सिस्टम से हटा के अब हम आपको ओनरशिप नहीं देंगे, हम आपको अधिकार देंगे कि आप उस प्रॉपर्टी को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं ऑन इंडिविजुअल बेसिस, जिस पे चाइनीज सरकार ने टैक्स लगाना, स्टिपुलेटेड टैक्स लगाना शुरू कर दिया कि चाइनीज सरकार को जो जैसा ठीक लगेगा उसके हिसाब से सरकार टैक्स लगाएगी, आप जमीन को यूज करिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करिए। मतलब इनकम उसकी जाएगी जिसने वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम किया या एग्रीकल्चर में काम किया, पूरी इनकम उसकी, जमीन का 1 रुपया अलग से नहीं देना पड़ेगा। लेकिन काम क्या हो गया कि सरकार के पास टैक्स तो जरूर जाएगा। और फिर लेटर स्टेज में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो थे, यानी सरकार जिन एंटरप्राइजेस को कंट्रोल करती थी, उन्हें ओपन मार्केट कंपटीशन सरकार ने देना चालू कर दिया, ये बोल के कि अब प्राइवेट सेक्टर भी मार्केट में उतरेगा। मतलब पहले चाइना में प्राइवेट सेक्टर को गुड्स बेचने का अधिकार नहीं था, लेकिन क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ये जान चुकी थी कि अगर हमें इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करना है तो कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है, इसलिए स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जितनी भी थी उनको कंपटीशन देने के लिए जितनी भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस थी उनको ओपन हैंड दे दिया कि यू कैन सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन द ओपन मार्केट। हाँ, वहां पे प्राइसेस अभी भी सरकार डिसाइड कर रही थी, लेकिन एटलीस्ट परमिशन मिल गई थी।
अब क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन तुम सभी के साथ शेयर की जो कि तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं जानता हूं पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में भी तुम्हें उतना ही जानना जरूरी है, लेकिन जो कोर डिटेलिंग थी, जहां पे कोर एसेंस आ जाता है आंसर्स का, जहां पे तुम्हें टेक्निकलिटी लिखना पड़ती है, वो बेसिकली चाइना के अंदर ही थी। प्लीज मुझे बताना ये पॉडकास्ट स्टाइल तुम्हें कैसा लगा, कैसा मेरा यहां पे तुम्हें प्रेजेंटेशन लगा। मैं तुमसे कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर जानना चाहूंगा। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।